क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे हमें बेवकूफ बना सकता है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेते हैं, लेकिन क्या वे सच में हमारे लिए सही होते हैं? रॉल्फ डोबेली की किताब सोचने की कला साफ तौर पर हमें हमारी सोच की गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने की कला सिखाती है। इस किताब में लेखक ने 99 सोच से जुड़ी गलतियों का जिक्र किया है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे सफलता का जाल एक ऐसी सोच है जहां हम सिर्फ सफलताओं पर ध्यान देते हैं और नाकामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमें गलतफहमी हो जाती है कि सिर्फ सफलता ही मायने रखती है, जबकि नाकामियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं। इसी तरह कॉन्फर्मेशन बायस पर भी बात की गई है। यह वो आदत है जो हमें सिर्फ उन जानकारियों को मानने पर मजबूर करती है जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हैं। इस वजह से हम नई और जरूरी जानकारी से चूक जाते हैं जो हमारे फैसलों पर असर डाल सकती है। इस किताब का हर चैप्टर आपको सोचने का एक नया तरीका सिखाता है। यह आपकी सोच को साफ और आसान बनाने के तरीके बताती है ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर फैसले ले सकें। यह किताब न सिर्फ आपको आपकी सोच की कमजोरियों को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि उनसे कैसे निपटा जाए। अगर आप अपनी सोचने की कला को और बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी में सही फैसले लेना चाहते हैं, तो सोचने की कला साफ तौर पर आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित होगी। यह आपके ख्यालों को एक नया नजरिया देगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने में मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रॉल्फ डोबेली ने एक बार अपने नजदीकी ग्रोसरी स्टोर में एक मजेदार रिसर्च की। उन्होंने देखा कि वहां 134 तरह की शराब, 48 तरह के दही, 64 तरह के सफाई के सामान और करीब 30,000 दूसरी चीजें थीं। इससे साफ पता चलता है कि आजकल लोग कितने सारे ऑप्शंस के बीच उलझे हुए हैं। आज हमारे पास हजारों करियर ऑप्शंस, सैकड़ों मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और अनगिनत छुट्टियों के ठिकाने हैं। इतिहास में कभी इंसानों के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। जब रॉल्फ बच्चे थे तब जिंदगी बहुत सरल थी। उस वक्त सिर्फ 3 तरह के दही होते थे, 2 टीवी चैनल होते थे और एक सीधा साधा टेलीफोन होता था जिसका इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए किया जाता था। लोग उसी में खुश रहते थे। लेकिन आज जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जाते हैं तो आपको इतने सारे फोन ब्रांड्स, मॉडल्स और सर्विसेज मिलते हैं कि समझ नहीं आता क्या लें। ज्यादा ऑप्शंस को अब प्रगति का निशान माना जाने लगा है, पर ये ज्यादा ऑप्शंस हमेशा अच्छे नहीं होते। जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ये हमारी जिंदगी को उलझा सकते हैं। इसे चॉइस का उलझाव, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक बेरी श्वार्ट्ज ने अपनी किताब व्हाई द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हैपेंस में इस बारे में लिखा है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम सही फैसला नहीं कर पाते। एक सुपरमार्केट में एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने एक स्टॉल लगाया जहां लोग जेली के सैंपल ट्राई कर सकते थे। पहले दिन 24 तरह की जेली थी और दूसरे दिन सिर्फ 6। और क्या हुआ? पहले दिन जब 24 ऑप्शंस थे तब लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे दिन जब सिर्फ 6 ऑप्शंस थे तो ज्यादा लोगों ने जेली खरीदी। ये दिखाता है कि ज्यादा ऑप्शंस हमें उलझा देते हैं। इसका एक और पहलू यह है कि ज्यादा ऑप्शंस गलत फैसले लेने का कारण बन सकते हैं। जैसे जब आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से पूछते हैं कि वे अपने जीवन साथी में कौन सी बातें पसंद करते हैं, तो वो कहेंगे कि उन्हें दयालु और समझदार साथी चाहिए। लेकिन जब वो डेटिंग करते हैं तो क्या वाकई वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं? पहले गांवों में किसी को उन्हीं 20 लड़कियों में से एक को चुनना होता था जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे के परिवारों को जानते थे तो उनका फैसला सकारात्मक गुणों पर ही होता था। आजकल लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं जहां उनके पास लाखों ऑप्शंस होते हैं। इतने सारे ऑप्शंस में सही इंसान को चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर ध्यान देते हैं। चॉइस का उलझाव एक और समस्या पैदा करता है, वह है असंतोष। मान लीजिए आप नए जूते खरीदने गए हैं। जब स्टोर में 200 तरह के जूते हों तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सबसे अच्छे जूते चुने हैं? सच तो ये है, आप नहीं जान पाएंगे। ज्यादा ऑप्शंस हमें और भी कंफ्यूज और असंतुष्ट कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कुछ खरीदने से पहले या ऑनलाइन देखते समय पहले से ही सोच लें कि आपको क्या चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं और उसी पर ध्यान दें। साथ ही ये मान लें कि आप कभी भी परफेक्ट फैसला नहीं कर सकते।
जो चीज आपने चुनी है उसी में खुश रहना सीखें। यही बात जीवन साथी चुनने पर भी लागू होती है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, तो जिसे आप चुनते हैं उसके अच्छे और कमजोर पहलुओं को अपनाना और उससे प्यार करना सीखें। यही असली संतोष की चाबी है। रॉल्फ डोबेली की इस रिसर्च से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्यादा ऑप्शंस हमेशा बेहतर नहीं होते। कभी कभी कम ऑप्शंस ही ज्यादा खुशी और संतोष ला सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही फैसले लेने की कला सीखना ही इस उलझाव का सही हल है। सदियों से लोग अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। 1697 में एक खोजकर्ता ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबकी सोच को बदल दिया। यह घटना दिखाती है कि हमारी सोच कितनी सीमित हो सकती है और कैसे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नसीम निकोलस तालेब ने अपनी किताब द ब्लैक स्वान में इस विचार को गहराई से समझाया है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शेयर बाजार में रोजाना हल्की फुल्की उठापटक होती रहती है। निवेशक इन बदलावों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 को अचानक डाउ जोन्स इंडेक्स में 22% की गिरावट आई। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और इसे एक ऐतिहासिक घटना माना गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं को ब्लैक स्वान कहा जाता है। ये घटनाएं आपके करियर, व्यवसाय और जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। इनका असर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को अचानक अपने करियर में बड़ा ब्रेक मिलना या किसी को लॉटरी जीतना सकारात्मक ब्लैक स्वान हो सकता है। वहीं किसी प्राकृतिक आपदा का आना या आर्थिक संकट का आना नकारात्मक ब्लैक स्वान का उदाहरण हो सकता है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ज्ञात तथ्य सामान्य ज्ञान की तरह होते हैं, जबकि अनजान तथ्य कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। जैसे, क्या इंटरनेट हमें समझदार बना रहा है या ब्रह्मांड का आकार क्या है? इन सवालों के जवाब भविष्य में मिल सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं पता होती वे सबसे अलग होती हैं। उदाहरण के लिए 200 साल पहले कोई भी यह नहीं जानता था कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो हमें ब्लैक स्वान के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये योजनाएं हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करती। हमारा दिमाग शिकार करने और चीजों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए विकसित हुआ है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज केवल साधारण चीजों का सामना करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे जो कभी तेज और कभी धीमे होते थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे समझना आसान था, लेकिन आज का आधुनिक युग पूरी तरह से भिन्न है। हमारा मस्तिष्क तकनीकी प्रगति के साथ नहीं चल सकता। कई लोग ब्लैक स्वान का अनुभव करके अमीर बने हैं, जैसे कि J.K. रोलिंग, लैरी पेज और उसेन बोल्ट, जिन्होंने एक अद्वितीय मौके को पकड़ा और सफलता प्राप्त की। यह सब हाल के वर्षों में संभव हो पाया है। तो हम ब्लैक स्वान की जानकारी का लाभ कैसे उठा सकते हैं? खुद को ऐसी स्थितियों में रखें जहां आपके पास सकारात्मक ब्लैक स्वान का मौका हो। बड़े व्यवसायी, कलाकार और निवेशक आमतौर पर अधिक अवसरों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके उत्पाद को कभी भी बहुत सारे लोग पसंद कर सकते हैं। दूसरी ओर वे लोग जो अपनी सेवाएं बेचते हैं, जैसे कि कर्मचारी, पत्रकार या दंत चिकित्सक, उनके पास कम मौके होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा ब्रेक शायद ही कभी आता है। सामान्यतः आप कर्ज से बचकर, पैसे बचाकर और सावधानी से निवेश करके नकारात्मक ब्लैक स्वान से बच सकते हैं। बचत करें, चाहे आपको बड़ा ब्रेक मिले या न मिले, क्योंकि यह आपको सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार ब्लैक स्वान के बारे में जानना हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। रॉल्फ डोबेली के एक दोस्त केविन ने एक बार 2 महंगी वाइन की बोतलें खरीदी। हालांकि केविन वाइन का शौक नहीं रखते थे और सस्ती वाइन भी नहीं पीते थे। फिर भी एक अच्छे सेल्समैन ने बिना किसी दबाव के केविन को वाइन खरीदने के लिए प्रेरित किया और इसी वजह से केविन ने वाइन खरीदने का फैसला किया। दूसरी ओर जो गिरार्ड एक सफल कार सेल्समैन है, जो ने अपने दोस्तों को एक बहुत ही उपयोगी सलाह दी।
सबसे अच्छी बिक्री तकनीक यह है कि ग्राहक को यह महसूस कराना कि आप उनकी परवाह करते हैं। जो हर महीने अपने ग्राहकों को एक कार्ड भेजते हैं जिस पर लिखा होता है, हमें आप पसंद हैं। इसे लाइकिंग बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम उन लोगों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पहला देखने में अच्छे होते हैं, दूसरा हमारे जैसे होते हैं और तीसरा हमें अच्छा महसूस कराते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया अक्सर पहले दो बिंदुओं का उपयोग करती है। एडवर्टाइजमेंट्स में आमतौर पर सुंदर और आकर्षक व्यक्तियों को दिखाया जाता है, जबकि सामान्य दिखने वाले लोगों को कम ही दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। जैसे कपड़े धोने के डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट्स में गृहिणियों को दिखाया जाता है क्योंकि वे इस उत्पाद की मुख्य उपभोक्ता होती हैं। एक और तकनीक जिसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट्स में किया जाता है उसे मिररिंग कहते हैं। इसमें सेल्स एजेंट ग्राहक के हाव भाव और बोलने के तरीके की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक धीरे धीरे बोलता है और सिर खुजलाता है तो सेल्स एजेंट भी वैसा ही करता है। इससे ग्राहक को यह महसूस होता है कि सेल्स एजेंट उनकी तरह है, जिससे ग्राहक उन्हें पसंद करने लगते हैं और उत्पाद खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में तारीफों का भी उपयोग किया जाता है। सेल्स एजेंट ग्राहकों को तारीफ करके उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप इसके लायक हैं, आप बहुत जवान लगते हैं, या यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। इन तारीफों से ग्राहक को यह महसूस होता है कि सेल्स एजेंट उन्हें पसंद करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसी आधार पर काम करती है। उदाहरण के लिए, टपरवेयर नामक कंपनी को लें, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के कंटेनर बनाती है। उनके उत्पाद स्थानीय सुपरमार्केट में कम कीमत पर भी मिलते हैं। फिर भी टपरवेयर की बिक्री ज्यादा होती है क्योंकि उनके सेल्स एजेंट घर पर पार्टियां आयोजित करते हैं। इस तरीके से वे ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। गैर सरकारी संगठन भी इसी तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि लोग दान देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। वे हमेशा अपने अभियानों में महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप शायद ही कभी सख्त या घायल सैनिकों की तस्वीरें देखें, हालांकि उन्हें भी हमारे समर्थन की जरूरत है। पर्यावरण कार्यकर्ता भी यह सोचते हैं कि वे अपने एडवर्टाइजमेंट्स में किस जानवर को दिखाएं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF अपने ब्रोशर में कीड़े या मकड़ियों को नहीं दिखाते, जबकि ये जीव भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी होते हैं। इसके बजाय WWF प्यारे जानवर जैसे पांडा और ध्रुवीय भालू की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हम उन जानवरों को अधिक पसंद करते हैं जो इंसानों के समान व्यवहार करते हैं। रॉल्फ डोबेली के दोस्त डेविड, जो एक ऑयल पंप के डीलर हैं, ने एक बार विदेश में एक पाइपलाइन के लिए $10 मिलियन का सौदा किया। डोबेली ने मजाक में कहा कि यह सब उन्होंने रिश्वत देकर किया, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड और उनके क्लाइंट एक मीटिंग में थे जब वे अचानक सेलिंग के बारे में बात करने लगे। इस बातचीत ने उन्हें एहसास दिलाया कि दोनों को सेलिंग करना पसंद है और इसी वजह से क्लाइंट ने डेविड को पसंद करना शुरू कर दिया। यदि आप एक सेल्स एजेंट हैं तो अपने ग्राहक की तारीफ करें और उनके बारे में सकारात्मक सोचें। यदि आप ग्राहक हैं तो ध्यान दें कि क्या वह उत्पाद आपके लिए सही है। हमेशा सेल्स एजेंट पर ध्यान देने से बचें और अपने निर्णय को स्वतंत्रता से लें। इस तरह यह समझना जरूरी है कि लाइकिंग बायस का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे यह हमें प्रभावित करता है। हमें समझदारी से अपने फैसले लेने चाहिए और अपने खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना चाहिए। सोचिए, आप एक बड़े मेले में घूम रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही दिशा में तेजी से जा रहे हैं। आपकी उत्सुकता बढ़ती है और आप भी उनके पीछे चल पड़ते हैं, यह देखने की आखिर वहां क्या हो रहा है। इसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जादूगर अपने मजेदार करतब दिखा रहा है। कोई एक व्यक्ति ताली बजाना शुरू करता है और धीरे धीरे सब लोग भी ताली बजाने लगते हैं, आप भी। यह भी सोशल प्रूफ का एक उदाहरण है। मेले के खत्म होने के बाद जब आप अपना सामान लेने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग स्टाफ को टिप दे रहे हैं, जबकि यह सेवा तो पहले से ही आपके टिकट में शामिल थी। लेकिन क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी उनकी देखा देखी टिप देने का फैसला कर लेते हैं। इसे ही भेड़ चाल कहते हैं, जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों का अनुसरण करते हैं और मानते हैं कि वही सही है। जब बहुत से लोग कुछ करते हैं या किसी बात को मानते हैं तो हमें भी वह सही लगने लगता है। फैशन, खाने पीने की चीजें और ट्रेंड्स में सोशल प्रूफ का बड़ा हाथ होता है।
लेकिन इसके कुछ बुरे असर भी होते हैं, जैसे जब लोग शेयर बाजार में घबराकर बेच देते हैं या किसी गलत विचारधारा में फंसकर नुकसान कर बैठते हैं। 1950 में मशहूर मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। इसमें लोगों को 4 रेखाएं दिखाई गईं और पूछा गया कि कौन सी रेखा एक मूल रेखा के बराबर है। जब व्यक्ति अकेला होता था तो वो हमेशा सही जवाब देता था, लेकिन जब उसे 5 लोगों के साथ रखा गया जिन्होंने जानबूझकर गलत जवाब दिया, तो उस व्यक्ति ने भी 33% समय गलत जवाब दिया, क्योंकि वह उन लोगों के दबाव में आ गया था। सोशल प्रूफ का हम पर इतना असर क्यों होता है? इसका कारण हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। हजारों साल पहले जब आप अपने समूह के साथ शिकार पर होते और सब अचानक भागने लगते, तो आप क्या करते? क्या आप सोचते कि क्या हुआ? नहीं, आप भी उनके पीछे दौड़ते, क्योंकि उस समय जो लोग भीड़ का अनुसरण नहीं करते थे वे शायद ही बचते। इसलिए हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने दूसरों की नकल की और जिंदा रहे। इसीलिए सोशल प्रूफ हमारे अंदर गहराई तक बसा हुआ है। आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, भले ही इससे हमें नुकसान हो। बिजनेस, सरकारें और नेता इसका फायदा उठाते हैं। जैसे कॉमेडी शोज में पहले से रिकॉर्ड की गई हंसी सुनाई जाती है ताकि आप भी हंसें। सोशल प्रूफ का एक और बड़ा उदाहरण 1943 में नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स का भाषण है। उस समय जर्मनी युद्ध हार रहा था और गोएबल्स ने जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने पूछा, क्या आप एक बड़ा और खतरनाक युद्ध चाहते हैं? और भीड़ जोर जोर से चीखने लगी। अगर गोएबल्स ने अलग अलग लोगों से यही सवाल किया होता तो शायद कोई भी इस विचार को नहीं मानता। इसलिए किसी की बातों को मानने से पहले खुद सोचें, अपनी जानकारी और तजुर्बे से सही और गलत का फैसला करें, अपने विचार खुद बनाएं और सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने। एक बार 1981 में मैक्स प्लैंक को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वह जर्मनी के कई शहरों का दौरा कर रहे थे जहां वे क्वांटम मैकेनिक्स पर अपने विचार साझा करते थे। उनके हर लेक्चर का विषय वही होता था। धीरे धीरे उनके ड्राइवर ने उनके लेक्चर को पूरी तरह से याद कर लिया। एक दिन ड्राइवर ने कहा, प्रोफेसर, क्या आपको बोरियत नहीं होती? इस बार म्यूनिक में क्यों ना मैं आपकी जगह लेक्चर दूं? आप मेरी टोपी पहनकर दर्शकों में बैठ जाइए। प्लैंक ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। उस शाम ड्राइवर ने म्यूनिक में क्वांटम पर एक लंबा लेक्चर दिया और किसी ने भी यह नहीं पहचाना कि वह असली प्लैंक नहीं थे। जब एक प्रोफेसर ने सवाल पूछा तो ड्राइवर ने चतुराई से कहा, मुझे नहीं लगता कि म्यूनिक जैसे शहर में कोई व्यक्ति इतना साधारण सवाल पूछेगा। इसके लिए मेरा ड्राइवर सबसे बेहतर जवाब देगा। और प्रोफेसर को पता नहीं था कि प्लैंक वास्तव में उसी जगह बैठे थे। ज्ञान की 2 श्रेणियां होती हैं। पहला, असली ज्ञान, जिसे वे लोग प्राप्त करते हैं जो किसी विषय पर गहराई से अध्ययन करते हैं। दूसरा, ड्राइवर का ज्ञान है, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी जानकारी रखता है। शॉफर नॉलेज वाले लोग अच्छे कपड़े पहनकर और आकर्षक तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी सीमित होती है। उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है जैसे वे किसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हों। हम अक्सर शॉफर नॉलेज के जाल में फंस जाते हैं, जैसे न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट। न्यूज एंकर ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं, लेकिन दरअसल वे बस एक तैयार स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। वे पैनल चर्चा आयोजित करते हैं, लेकिन खुद को विषय की पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ पत्रकार असली ज्ञान के मालिक होते हैं। वे वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद विषय की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अन्य पत्रकार अभी भी शॉफर नॉलेज के दायरे में रहते हैं। वे गूगल से जानकारी लेते हैं और सुन सुनकर लेख लिखते हैं। उनकी रिपोर्ट अक्सर पक्षपाती और संक्षिप्त होती है, क्योंकि उनके पास असली ज्ञान की कमी होती है। इसीलिए शॉफर नॉलेज के प्रभाव से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। असली विशेषज्ञ और ढोंगी के बीच का अंतर यह है कि विशेषज्ञ अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है जिसका उन्हें जवाब नहीं पता, तो वे ईमानदारी से कहते हैं, मुझे नहीं पता। जबकि ढोंगी अपनी कमी को छिपाने के लिए बात को गोल गोल घुमाते हैं या जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम असली ज्ञान और दिखावटी ज्ञान के बीच का फर्क समझ सकें और सही जानकारी को पहचान सकें। एक शाम लेखक रॉल्फ डोबेली और उनकी पत्नी एक थिएटर में फिल्म देखने गए। फिल्म के बीच में रॉल्फ ने कहा कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पत्नी ने उन्हें याद दिलाया
कि उन्होंने $30 का टिकट खरीदा है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। रॉल्फ ने कहा, वे पैसे अब हमारे पास नहीं हैं, हम पहले ही खर्च कर चुके हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि हम फिल्म देखते हैं या नहीं। उनकी पत्नी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, जैसे वह कोई अजीब बात कर रहे हों। अंत में पत्नी की बात मानकर रॉल्फ को फिल्म देखनी पड़ी। अगली सुबह रॉल्फ एक मार्केटिंग मीटिंग में गए। उनका एक विज्ञापन अभियान जो 4 महीने पहले शुरू हुआ था, अब तक कोई अच्छा नतीजा नहीं दे रहा था। रॉल्फ उन लोगों में से थे जो इस अभियान को बंद करना चाहते थे, लेकिन विज्ञापन प्रबंधक ने कहा कि उन्होंने पहले ही बहुत सारा पैसा लगाया है। अगर उन्होंने इसे रोका तो उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। यहां वह संकट खर्च फैलेसी के जाल में फंस गए। रॉल्फ का एक दोस्त था जो एक खराब रिश्ते में था। उसकी साथी बार बार उसे धोखा देती, फिर लौटती और माफी मांगती। दोस्त ने बताया कि उसने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, इसलिए उसे छोड़ना आसान नहीं था। संक कॉस्ट फैलेसी तब होती है जब हम किसी चीज में बहुत सारा समय, मेहनत, पैसा या भावनाएं लगाते हैं। यह हमें उस चीज में फंसे रहने के लिए मजबूर करती है, भले ही हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हों। जैसे जैसे हम निवेश करते जाते हैं, उस चीज को जारी रखने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। निवेशक अक्सर इस गलती के शिकार होते हैं। जब वे स्टॉक्स खरीदते हैं तो वे सिर्फ स्टॉक की मौजूदा कीमत देखते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य की कीमत का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि स्टॉक अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे बेचना बेहतर होता है और अच्छे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। संक कॉस्ट फैलेसी हमारी स्थिति और अपने फैसलों को स्वीकार करने की जरूरत पर निर्भर करती है। हम अपने पुराने फैसलों को बदलना नहीं चाहते और अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते। एक उदाहरण है कॉनकॉर्ड, एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जिसे यूके और फ्रांस की सरकारों ने शुरू किया था। कई बार विफलताओं के बावजूद उन्होंने इसे जारी रखा। इसी तरह अमेरिका भी वियतनाम युद्ध में हार मानने के बजाय लड़ता रहा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खर्च कर दिया था। अब यह सोचने का समय है, क्या आपने किसी ऐसी चीज में बहुत सारा समय, मेहनत या पैसा लगाया है जो अब काम नहीं कर रही है? उस चीज पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि भविष्य पर ध्यान दें। अगर आप उसे छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि उसे पकड़े रहने से आप और नुकसान उठाएंगे और नए मौके भी खो देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस हालात में सबसे ज्यादा बुरा महसूस करेंगे? सोचिए, अगर आपके किसी करीबी दोस्त को नई कार मिलती है जबकि आपकी पुरानी कार ठीक से नहीं चल रही, या फिर आपके दोस्त को शानदार छुट्टी पर जाने का मौका मिलता है और आप घर पर ही रहते हैं। यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? अगर इनमें से कोई भी स्थिति आपको असहज करती है तो आप अकेले नहीं हैं। जलन एक सामान्य भावना है जो अक्सर हमारे अंदर उठती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती था और अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। एक दिन उसे गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे एक चमकदार पत्थर मिला। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो उसमें से एक जिन निकला। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। किसान ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी की फसल खराब हो जाए। यह सुनकर जिन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने किसान की इच्छा पूरी कर दी। क्या आपको लगता है कि किसान सही था? जलन के इस भाव ने उसे अपने पड़ोसी की असफलता में खुशी पाने की ख्वाहिश में डाल दिया। शायद आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया होगा जब आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिला हो और आपको नहीं। शायद आपने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया या उसकी सफलता को कमतर समझा दिया। जलन एक बेकार की भावना है। यह आपको अंदर से तोड़ती है और आपके समय को बर्बाद करती है। हम जलन महसूस करते हैं जब हम किसी और की संपत्ति, सुंदरता या सफलता को देखते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जलन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। जलन और ईर्ष्या अक्सर एक ही समझी जाती हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ईर्ष्या तब होती है जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हैं, जबकि जलन तब होती है जब आप किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र अपने क्लासमेट की ग्रेड देखकर जलन महसूस करता है तो यह जलन का मामला है। हम अक्सर अपने समान लोगों से जलन महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आप एक युवा उद्यमी हैं और आपके एक दोस्त ने बड़ा सौदा किया है तो आप उसके प्रति जलन महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी उन लोगों से जलन नहीं करते हैं जो आपसे बहुत आगे हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग। मान लीजिए आपने एक नई कंपनी शुरू की है और आपके दोस्त ने भी ऐसा ही किया। आपकी कंपनी थोड़ी धीमी चल रही है,
लेकिन आपके दोस्त की कंपनी तेजी से बढ़ रही है। आपको यह सोचकर जलन महसूस हो सकती है कि वह आपसे बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या यह उचित है? जलन से आपको केवल मानसिक तनाव होगा। तो जलन को कैसे नियंत्रित करें? सबसे पहले खुद की तुलना दूसरों से मत करें। आपकी यात्रा अलग है और आपकी सफलता का पैमाना भी। दूसरी बात, अपनी क्षमताओं को पहचानें। एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और उस पर काम करें। जलन की भावना हमारे पूर्वजों से भी जुड़ी हुई है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो वे अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन आज की दुनिया में हमें जलन की जरूरत नहीं है। अगर आपके सहकर्मी ने एक महंगी कार खरीदी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपसे कुछ छीना है। इसकी बजाय उस इंसान से प्रेरित हों जो आप बनना चाहते हैं और अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। आखिरकार जलन केवल एक भावना है। इसे समझना और इससे आगे बढ़ना ही असली सफलता है। इसलिए जब भी आपको जलन महसूस हो, खुद से पूछें कि क्या यह भावना आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो कुछ लोग आपके पास आते हैं और आपको फूल या अन्य चीजें देने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह सब फ्री है या उनके तरफ से एक उपहार है। आप इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन अचानक आप खुद को उनका सामान लेते हुए पाते हैं। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उनका एक और साथी आपसे दान देने के लिए कह रहा है। यह सब आपसी लेन देन या रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को उनके प्रति कर्जदार महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग या समूह आपको मुफ्त चीजें देते हैं, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि आप भी बदले में कुछ देंगे। चैरिटी और एनजीओ इस तकनीक का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। मानिए, एक पर्यावरण संगठन आपको सुंदर स्थानों के पोस्टकार्ड भेजता है। साथ में वे एक पत्र भी भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि यह पोस्टकार्ड आपके लिए उपहार है और यदि आप दान नहीं देना चाहते तो भी आप इसे रख सकते हैं। आप भले ही जानें कि यह उनकी योजना है, लेकिन फिर भी आप उसे फेंकने का मन नहीं कर पाते। यहाँ एक और उदाहरण है। एक सेल्स एजेंट आपको अपने प्रोग्राम में मुफ्त में बुलाता है। वह आपको आश्वासन देता है कि आपको उसकी चीजें खरीदने के लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन उसकी बातों के कारण आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। वह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप उसके कर्जदार हैं। यह तकनीक प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने भी इसे अपने जीवन में अपनाया था। उन दिनों यह सुनिश्चित नहीं था कि उन्हें रोज खाना मिलेगा या नहीं। सोचिए, अगर आप एक बड़े हिरण का शिकार करते हैं और उसे अकेले नहीं खा सकते, तो आप उसका कुछ हिस्सा अपने साथियों के साथ बांटते हैं। अगली बार जब आपके साथी कोई बड़ा जानवर पकड़ते हैं, तो वे भी आपको उसका हिस्सा देंगे। रेसिप्रोसिटी न सिर्फ जीवित रहने का तरीका है, बल्कि यह हमारे बीच सहयोग और मदद करने का एक साधन भी है। व्यापार में भी रेसिप्रोसिटी की आवश्यकता होती है। इसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि इस प्रक्रिया का एक नकारात्मक पहलू भी है। जब लोग इसका इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने या बदला लेने के लिए करते हैं, तो यह समस्याएं पैदा कर सकती हैं। जब तक कोई एक पक्ष पीछे नहीं हटता, तब तक ये दोनों पक्ष आपस में टकराते रहते हैं। इसलिए अब जब आप रेसिप्रोसिटी के बारे में समझ गए हैं, अगली बार जब कोई आपको कुछ मुफ्त में देने की कोशिश करे तो सावधान रहिए। यह संभव है कि वे आपसे कुछ वापस पाने की उम्मीद कर रहे हों। आइए इस किताब की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं जो हमें सिखाती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कॉन्फर्मेशन बायस। हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही ठहराती है। इससे हम एक ही सोच में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए हमें अलग अलग विचारों को सुनना और अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। दूसरी, संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम पहले से खर्च किए हुए पैसे या समय के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने फैसले उसी पर आधारित कर लेते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में क्या फायदा होगा, न कि जो पहले ही खर्च हो चुका है। तीसरी बात है द हेलो इफेक्ट। जब किसी की एक अच्छी या बुरी बात हमें उसकी बाकी सभी बातों पर भी असर डालने लगती है, तो इसे हेलो असर कहते हैं। हमें इससे बचना चाहिए और हर बात का अलग अलग मूल्यांकन करना चाहिए। चौथी बात है अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक। हम उन्हीं घटनाओं को ज्यादा अहमियत देते हैं जो याद रखने में आसान होती हैं। इससे हमें सच्चाई का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैसला लेने से पहले हमें ज्यादा तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात है लॉस अवर्जन।
लोग अक्सर नुकसान को फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इस वजह से हम जोखिम लेने से डरते हैं, भले ही फायदा ज्यादा हो सकता हो। हमें संतुलित होकर सोचना चाहिए और नुकसान से ज्यादा फायदे पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों को समझते हुए रॉल्फ डोबेली की यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने मानसिक झुकावों को पहचानें और बेहतर फैसले लें।